अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्क भर में महंगाई की एक लहर है और इसी चीज़ का बयानिया बनाते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम को, अपने कारकुनान को सड़कों पर आने की कल दावत दी और मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों से लोग जो हैं उनकी कॉल के ऊपर बाहर निकले। मगर किस हद तक ये एहतजाज मौसर था, इसके ऊपर हम ज़रूर आज बात करेंगे और यकीनन इस पॉलिसी के ऊपर भी बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाई है कि पहले लॉन्ग मार्च और धरनों की बातें किया करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब। इससे पहले भी हमने देखा जब केपी से लीड करते हुए इस्लामाबाद की जानिब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तारीख दी गई थी, यानी 6 दिन का वक्त दिया गया था कि 6 दिन के बाद हम दोबारा आएंगे। फिर ये 6 दिन भी गुजर गए और उसके बाद नई हिकमत अमली जो चीज़ सामने आई वो ये कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया था कि हमने एक दरख्वास्त, एक पटिशन दायर कर रखी है अदालत उज़्मा में और हम उस चीज़ को, अपने धरने को और अपने लॉन्ग मार्च को उससे मशरूत करते हैं और हम देखते हैं कि रूलिंग क्या आती है अदालत उज़्मा की जानिब से। क्या हमें पुरअमन एहतजाज करने दिया जाएगा और क्या रुकावटें, जिस तरह से हमने केपी से जब लीड किया बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हम आगे बढ़े इस्लामाबाद की जानिब, जिस कदर रुकावटें जो खड़ी की गई, हमारे कारकुनान को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद का निशाना उन्हें बनाया गया। ये तमाम सूरत हाल अगर अदालत उज़्मा हमें एक ऐसे रोलिंग दे दे कि नहीं होगी तो यकीनन हम इस्लामाबाद की जानिब दोबारा रुख करेंगे। लेकिन बहरहाल अदालत उज़्मा की जानिब से अभी फ़िलहाल ऐसा कोई फ़ैसला या कोई ऐसी रोलिंग नहीं आई है। लेकिन कल हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो कॉल दी गई थी उस पर उन्होंने वीडियो लिंक से अपने कारकुनान से ख़िताब करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक़ है, कारकुनान तैयार रहें। 10 जुलाई से पहले या 10 जुलाई तक जो है वो मैं एक तारीख़ दे सकता हूँ जिसके मुताबिक आपको दोबारा इस्लामाबाद में आना पड़ेगा और पड़ाव करेंगे, धरना देंगे और तब तक देंगे। मुतालबा यही है कि जल्द अज़ जल्द इलेक्शन आप करवाएं, साफ शफाफ इलेक्शन की जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा किया जाए और इसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने बात की कि मैच फ़िक्स करने की कोशिश की जा रही है, ये हम ऐसा नहीं होने देंगे और पुरअमन जो इलेक्शन है उसको यकीनी बनाना इस रियासत का काम है और उनकी ज़िम्मेदारी भी है। लेकिन बहरहाल उसी चीज़ को दोबारा दोहराते हुए साजिश और बयानिए के मुदाखलत को, इस बयानिए को दोबारा से वो लेकर चले जो बार बार अपनी तकरीर के अंदर वो लेकर चलते आ रहे हैं कि DGISPR का ये काम नहीं है कि वो फैसला करें कि साजिश थी या मुदाखलत थी। इस चीज़ की तहक़ीक़ात करवानी चाहिए और मुतलका जो फ़ोरम है अदालत उज़्मा के ऊपर एक कमीशन बना दिया जाए और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की निगरानी में, और वो तय ये कर ले कि साजिश हुई थी, मुदाखलत हुई थी या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है उसमें कुछ सदाकत नहीं है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ यकीनन इस नई मखलूत हुकूमत के हवाले से बात करेंगे, इनकी पॉलिसीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। बार बार वादे वईद रिलीफ के किए जा रहे हैं लेकिन यकीनन महंगाई का उनसर तो है और पहले से ज़्यादा हो चुका है। और क्यों मिल के नहीं बैठ सकते ये तमाम हमारी सियासी जमातें? अगर हम बात कर लें बड़े बड़े जो इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी खिलाड़ी हैं जो आपस में एक दूसरे के सख्त मुखालिफ होते हैं, अगर वो बैठ सकते हैं तो हमारी ये सियासी जमातें आपस में अपने एक मुल्क के लिए क्यों नहीं बैठ सकती? अगर ईरान और सऊदी अरब के मुज़ाकरात हो सकते हैं, अगर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो सकते हैं और कहीं ना कहीं रशिया के साथ भी मुज़ाकरात टेबल पर आने की बातें की जा सकती हैं, तो फिर हमारा ऐसा कौन सा एजेंडा है जिसके ऊपर हम जो मुल्क की जो तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं वो बैठ नहीं सकती मुल्क की बेहतरी के लिए? इस रवैये के ऊपर भी बात करेंगे और यकीनन महंगाई का उनसर है ही है, तवानाई का बहरान भी है जिसकी वजह से शॉप मार्केट से एक बार हम फिर से देख रहे हैं जैसे कि कोविड में सूरत हाल थी कि शाम के जो दौरानिया होगा दुकानों को कम कर दिया जाएगा, जल्द से जल्द दुकानें बंद कर दी जाएंगी। अब ऐसा ही करना पड़ा है लेकिन फ़र्क ये है पहले कोविड की वजह से कर रहे थे और अब तवानाई का बहरान है, बिजली नहीं है मुल्क के अंदर और बिजली को महफूज करना है, कम से कम इस्तेमाल करना है और उसी के लिए हिकमत अमली अपनाई गई है। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल जो रद्दमल सामने आ रहा है वो ताजिर बरादरी की जानिब से आ रहा है, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियाँ मुनीर अहमद साहब ने। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं, इमरान खान साहब ने कल कॉल दी एहतजाज की, कैसे देखते हैं उनके खिताब को? भी कोई नई बात थी और कैसा रिस्पॉन्स रहा कारकुनान का? बिस्मिल्लाह रज़ा भाई, ये जो आपने अभी ताज़ा तरीन जो वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक नई कॉल दी है और बकौल उनके कि वो 10 जुलाई तक इस्लामाबाद आएंगे और अपने कारकुन को फिर एक मरतबा जमा करेंगे और सारा कुछ करेंगे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि कोई भी सियासी जमात जिसने एहतजाज करना हो, आइन उसको हक़ देता है कि वो एक
पुरअमन तरीके से अपनी आके बात करे, इकट्ठा हो, दुरुस्त। सारा कुछ हो। लेकिन तहरीक इंसाफ का रवैया हमें कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आता है। अच्छा। वो कह रही है कि पहले सुप्रीम कोर्ट हमें ख़ास यकीन दहानियाँ कराए। सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी एक सियासी जमात को इस तरह की यकीन दहानी नहीं कराएगी। ये आप लिखी हुई बड़ी बात है, इसको समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट कभी अपने मैंडेट से बाहर नहीं जाएगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है और हुकूमत को कह सकती है, रुकावटें खड़ी ना करें। सब ना, नहीं वो नहीं, वो सिर्फ ये कह सकती है कि आइन ने जो किसी सियासी जमात को एक हक दिया, उसे है, इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन खान साहब की तो पिटीशन रूलिंग ये है ना कि रुकावटें खड़ी नहीं की जाएंगी, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर शेलिंग नहीं की जाएगी। एक जो जिस तरह पहले की वो बार बार मिसाल देते हैं कि हमने जो पहले जो लॉन्ग मार्च किया था उसमें हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, रुकावटें खड़ी की गई, हमारे लोगों को मारा गया, गिरफ्तार किया गया। ये सिलसिला हम चाहते हैं अदालत ऐसी रूलिंग दे दे कि आइंदा नहीं होगा जब हम इस्लामाबाद की जानिब आएँ। देखिए, ऐसे ही किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता अपनी बात करके। इस तरह कभी नहीं होता कि सुंजियाँ हो जन गलियाँ और बिच मिर्ज़ा यार फिरे, इस तरह की बात नहीं होती। सियासत इस तरह नहीं की जाती। सियासत आपने करनी होती है, आपने अपना पैगाम देना है लोगों को अपने पैगाम की तरफ माइल करना है। सही। माइल करने के बाद उनको कहना है कि जो मेरे पास नस्बुल ऐन है इस हुकूमत को, इस मुल्क को बेहतर करने का, इस सिस्टम को बेहतर करने का, आए मेरे साथ और मिलकर इसके मुल्क को, निज़ाम को तब्दील करते हैं। ये होती है सियासत। ये कभी सियासत नहीं, और इसमें रुकावटें भी आएंगी। रुकावटें, देखिए रुकावटें जो हैं, ये मेरी नज़र में रुकावट एक गैर कानूनी अमल होता है। सही। कोई भी हुकूमत को ये हक नहीं पहुंचता कि अगर कोई आदमी पुरअमन तरीके से अपनी बात करने आ रहा है तो उसको रोके। ये किसी हुकूमत का राइट नहीं होता। लेकिन हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है ना, ये कहते हैं कि हम खूनी मार्च होगा, हम जलाओ घिराव की सियासत करेंगे। हम इनके बयानात से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये किस इरादे से आ रहे हैं, इसलिए हम रुकावटें खड़ी करते हैं। मैंने यही गुजारिश की है ना कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि कमीशन बनाएं। कमीशन बन जाता है और इमरान खान साहब से पहले ये ज़मानत ली जानी चाहिए कि क्या वो कमीशन के फैसले को मानेंगे। इमरान खान साहब की सारी अभी तक जो जद्दोजहद है वो यही है, हमें बताती है कि वो एक मुतालबा करते हैं, फिर तीसरा आ जाता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आ जाता है, चौथे के बाद पाँचवा आ जाता है। वो किसी जगह ठहरते नहीं हैं। अभी उन्होंने, अब हम थोड़ा सा बात को और तरह नहीं ले जाना चाहते और हम ये कहना चाहते हैं कि चीज़ को हम खुद भी समझें और हमारे नाज़रीन वो भी समझें। सही। हम कहते हैं जी 25 साल की या 22 साल की इनकी जद्दोजहद है, ये बात मान ली जाती है। ठीक। लेकिन मेरी नज़र में ये 25 साल की 22 साल की जद्दोजहद 2018 के इलेक्शन से 3 महीने पहले बिल्कुल उन्होंने अपने हाथों से दफन की है, जब उन्होंने हर किस्म का उम्मीदवार अपनी पार्टी में शामिल किया। 2002 में उन्हें ये कहा गया था कि आप मेरे उम्मीदवार हो और आपको मैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखना चाहता हूँ। आपकी असम्बली में कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, 171, लेकिन उस वक्त उनके उम्मीदवार कम थे और उन्हें कहा गया कि आप तमाम सियासी जमातों से जो अच्छे लोग हैं उनको अपने मुनासिब उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाएं। तो इन्होंने कहा नहीं, वो तो चोर हैं, वो डाकू हैं और मैं उनको साथ नहीं मिलाना चाहता। ये उनके अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है। रवायती सियासतदानों को मैं सामने नहीं लाना चाहता, ठीक ये है। मौक़िफ़ था। लेकिन 2018 में क्या हुआ, हम खुद देखें ना, अब इमरान खान साहब खुद देखें कि 2018 के इलेक्शन में जो उनके उम्मीदवार थे, क्या वो उनके मेयार के मुताबिक थे जो उन्होंने अपने लिए 2002 में तय किया हुआ था? ऐसा नहीं था। उसी का नतीजा ये होता फिर है। उनका मौक़िफ़ बदला ना, उन्होंने कहा कि जब लीडर ऊपर अच्छा बैठा हुआ होगा तो इनिशिएटिव खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मैं उधर ही आ रहा चाहता हूँ ना। फिर जब उनको हुकूमत मिल गई तो लीडर तो वही थे, इमरान खान साहब ही। ये 3 साल 3.5 साल जिस तरह उन्होंने हुकूमत की है, अभी कल की बात है, कोई पुरानी बात तो नहीं है, अभी कल की बात है। 4 महीने पहले के अखबारात, 4 महीने पहले का माशरा, 4 महीने पहले की प्राइसेस, 4 महीने पहले के तमाम जो मसाइल हैं वो उठा कर देख लें। वो एक तरफ है। जो इस वक्त तनकीद इस हुकूमत पर हो रही है, इससे 2 गुना तनकीद PTI की हुकूमत पर हो रही थी। आपने, अब जब आपके पास हुकूमत आई, आपके पास इख्तियार आ गया, आपके पास सारा कुछ पूरी तरह होल्ड आपने कर लिया, उस वक्त आपने क्या परफॉर्मेंस दिखाई? आपकी परफॉर्मेंस
ना होने की वजह से ही अदम एतमाद आती है और ये इत्तेहादी हुकूमत आई है। आप परफॉर्मेंस तो वो थी, वही कहते हैं कि हमने सेहत कार्ड भी दिए इसी बजट के साथ, इसी मईशत के साथ, हमने लंगर खाने भी बनाए, हमने कारखानों में वसअत भी दी और हमने जो अपनी तिजारत है उसको भी बढ़ाया। गो के तिजारती खसारा बढ़ा लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ी, लेकिन वो आलमी मार्केट में बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने लोगों के ऊपर महंगाई का उस तरह से दबाव नहीं बढ़ाया जैसा कि नई मखलूत हुकूमत ने बढ़ाया। 5.97 की शरह के साथ हम तरक्की भी कर रहे थे। तो ये तो आदाद शुमार अपनी CV में पेश करते हैं। रज़ा भाई, आप मुझे ये बताएं, ईद का दिन हो और बाप कहे कि मेरी जेब में 1 लाख रुपया है, बच्चे के तन पे कपड़ा ना हो, बाप कैसे दावा कर देगा कि मेरे घर में गुर्बत नहीं है? बेटा इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा ना, पैसे बाप से लेना नहीं चाहता, बच्चे के तन पे कपड़ा नहीं है। जितनी बेरोजगारी उस दौर में आई है आपके सामने है ना। मीडिया के इदारे, मीडिया से हट के इदारे, सनतें, बाकी सब चीज़ें आपके सामने थी कि क्या सूरत हाल थी। सिर्फ हमें इस तरफ देखना चाहिए कि आज पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। ये शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म भी समझना चाहिए, ये एक सियासी जमात के सरबराह के तौर पर इमरान खान साहब को समझना चाहिए और ये तमाम सियासी जमातों के सरबराहों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान के आज मसाइल क्या हैं। आज के पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि एक हुकूमत जो है इक़्तिदार में है, दूसरी हुकूमत इक़्तिदार से बाहर की गई, ये मसला नहीं है। आप देखें FATF का मसला हमारे सामने है। आप ये देखें पेट्रोल प्राइसेस हमारे सामने हैं। आप ये देखें कि जो अभी हम बहुत एक इंटरनेशनल क्राइसिस के अंदर से गुजर रहे हैं, जिस तरह ये रीजन के सारे मसाइल हैं आपके सामने हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो एक अहमियत है, पाकिस्तान की एक हैसियत है, हम पाकिस्तान एक तरफ हम कहते हैं कि हम एटमी कुव्वत हैं, एक तरफ हम कहते हैं हमारे पास बहुत बड़े बावसाइल आबादी है, बड़े काबिल लोग हैं। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं हम अपने मुल्क को भी संभाल नहीं सकते, अपने पार्लियामेंट को भी सही तरह। इन रवैयों के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मुझे फ़िलहाल ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से साजिश बयानी वाले इस चीज़ को लेकर चले हैं इमरान खान साहब, अब महंगाई के ऊपर उन्होंने डाइवर्ट किया है तमाम सूरत हाल के ऊपर और उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो उन्होंने कॉल दी है। तो अब आप ये समझते हैं कि ये जो बयानिए की जो पॉलिसी जो बदली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये इमरान खान साहब को उनके बड़े करीबी लोगों ने बताया है कि अभी इस पोजीशन के ऊपर हम नहीं हैं, इस पोजीशन के ऊपर अभी हम नहीं हैं कि आप इस सूरत हाल के ऊपर लॉन्ग मार्च धरने की कॉल को करें और इसी की बुनियाद के ऊपर आप फ़िलहाल चेंज कर दें और महंगाई के ऊपर करें, क्योंकि महंगाई की वजह से उन्होंने पहले बजट दिया है। बजट देने के बाद जब लोगों का जो रिएक्शन है, जो रद्दअमल है, जो सारी सूरत हाल आएगी और उसके बाद जब लोगों के घरों के अंदर बिल्स आएंगे, जब अशिया और अनोश की कीमतों में इजाफा होगा और ये तमाम सूरत हाल होगी, उसके बाद ही जाकर जो है वो लोग आपके महंगाई वाले इस बयानिए के साथ खड़े होते हुए नज़र आएंगे। आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, उन चीज़ों को कैश करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है ना, पंजाब में ख़ास तौर पर ये जो 20 नशिस्तें हैं, ये एक क्रूशल आप यूँ समझें कि सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। जी। PTI के बहुत से ऐसे अरकान थे जो सूबाई असम्बली में थे, आज वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सही। बहुत सारे ऐसे हैं। और फिर पंजाब में एक बहुत आप यूँ समझें कि एक गुमसान का एक रन पड़ा हुआ है। सही हो गया। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये चाहती है कि वो एक ऐसा माहौल बनाए मुल्क में, या ऐसा माहौल बनाए ख़ास तौर पर पंजाब में, कि उसका वोटर मुतहर्रिक हो और उसका वोटर उसके उम्मीदवार को वोट देने के लिए बाहर निकल आए और वो मायूसी से बाहर निकले। ये एक माहौल बनाना चाहिए। ये जो 10 जुलाई की आप बात कर रहे हैं ना, ये 10 जुलाई चूँकि ज़िमनी इलेक्शन की डेट के बिल्कुल करीब की डेट है, तो इसलिए तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि उसका वोटर घर ना बैठे बल्कि बाहर निकले और जाके रिज़ल्ट बताए। वो रिज़ल्ट ये होना चाहिए कि उसके जो PTI के नामजद उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं और ये एक नया अदम एतमाद होगा इस हुकूमत पर। PTI की लीडरशिप ये चाह रही है एक्चुअली। लेकिन अब देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा आता। हम इससे पहले कराची की बात कर लेते। सही। कल उन्होंने इमरान खान साहब ने ये कहा है कि NA 240 में जो इलेक्शन हुआ है उसको कालादम करार दिया जाए और उन्होंने अपनी इसकी रीज़न भी दिए। लेकिन
आप ये फरमाएं कि आपने तो उसमें अपना कैंडिडेट पुट नहीं किया, और कैंडिडेट पुट किया था एमकेएम ने, पीएसपी ने, तहरीक वो जो लब्बैक है उसने, और बाकी लोगों ने। ये ठीक है कि वहाँ बहुत क्लोज कंटेस्ट हुआ है एमकेएम का और उनकी मुखालिफ तहरीक लब्बैक का। आप तो उस वक्त अपनी पार्टी को, अपने उम्मीदवार को एक किनारे पे जा खड़ा कर देते हैं कि आपने इसमें कंटेस्ट ही नहीं करना। अब जब रिज़ल्ट आ गया है, आपको समझ आ गई वो ये रिज़ल्ट अगर हम इसमें शामिल होते तो मुमकिन है वो रिज़ल्ट कुछ और तरह का आ जाता, क्योंकि तकसीम थे वोट एमकेएम के बाकी दलों में। अब तहरीक लब्बैक जो है 65 वोट से जीती है, हारी है, और एमकेएम जीती है। ये फ़र्क है, 65 वोट का फ़र्क है। तहरीक इंसाफ को ये बिल्कुल सामने आगे बताना चाहिए कि क्या वो इस NA 4240 का जो इलेक्शन कालदम करार देना चाहती है, ये किसकी हमायत करना चाह रही है। खुल के करे ना बात, कि क्या उसी जमात ने जिसने ये मुतालबा किया है कि इसकी रीपोलिंग हो और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों, क्या आप उसके साथ खड़े हैं? अगर उसके साथ नहीं खड़े तो आप खुल के बताएं। अगर खुल के बताना चाहते नहीं हैं तो फिर आप अपना कैंडिडेट क्यों नहीं पुट किया वहाँ पे? आप अपना कैंडिडेट पुट करते ताकि पता चलता कि आपके कैंडिडेट को लोग लेकिन कहते हैं हमने अपना कैंडिडेट अगर दिया भी नहीं है तो देख लें कि टर्नआउट कितना कम रहा है। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि कोई ऐसी सियासी जमात जो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रही और इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद कह रही है कि ये कलदम होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि ये इक़दाम उन्होंने इरादी तौर पर किया? नहीं, इरादी तौर पर नहीं किया। वो हमेशा हर पहलू पे, हर वाक़े अपनी सियासत का एक पहलू तलाश करते हैं। ये पीटीआई की एक नई तमाम फैसले अपने हक में चाहते हैं, एक नई थीम है उनकी। हाँ, सही। तो फिर साथ में ये बताइए कि जो महंगाई वाले जिस बयानी को लेकर निकले कारकुनान को, उन्होंने कहा कि 10 जुलाई तक आप तैयार हैं कि हो सकता है मैं उससे पहले या 10 जुलाई तक मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। एक नए मोड में आपको जाते हुए इमरान खान साहब नज़र आएंगे या वही तकारीर होंगी पुरानी, वही बयानिया होगा साजिश और बयानी वाला, जबकि इदारों की जानिब से भी वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है? महंगाई एक चीज़ ज़रूर है, जैसा कि राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि हमने भी इनके दौर इक़्तिदार में महंगाई के अगेंस्ट मार्च किया था, महंगाई तो है, इससे इनकार नहीं है, तो ये भी कर लेंगे। तो महंगाई के इस बयानी के साथ अवाम की मुकम्मल तौर पर तायद हासिल होती हुई नज़र आएगी कल के एहतजाज से, अगर आप अंदाज़ा लगा सकें। महंगाई तो मेरी नज़र में किसी हुकूमत का कोई इशू नहीं है। किसी सियासी जमात का ये सियासी नारा तो ज़रूर है कि मुल्क में बहुत महंगाई है। वही सियासी जमात जब हुकूमत में आ जाती है तो उसी के हाथों से हम महंगाई की किताब खुलते देखते हैं। एक वर्ग बढ़ता है, फिर दूसरा वर्ग बढ़ता है। लेकिन अवाम का मसला तो है ना, अवाम इनके साथ किनारे के साथ मिल जाएगी। अवाम का मसला देखें, अवाम तो बेचारे हैं। अवाम यही अवाम जो थे कल कह रहे थे कि पीटीआई ने बहुत जुल्म कर दिया, यही अवाम आप पिस रहे हैं कि नहीं पीटीआई बहुत अच्छी थी, कि जब पेट्रोल की कीमत सामने आती है तो कहते नहीं वो बहुत अच्छी थी। अवाम को असल में समझाने वाला, उसको गाइड करने वाला ख़ुद ही मुंतशिर है, इसीलिए अवाम भी मुंतशिर है। मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हर सियासी जमात ये समझती है कि उसका फ़ैसला बहुत अच्छा फ़ैसला होता है, लेकिन अगर वही फ़ैसला को दूसरी सियासी जमात कर लेती है तो वो फ़ैसला बुरा बन जाता है। अगर आज के हालात में मुल्क के यही माशी हालात रहते, यही मसाइल रहते, यही वसाइल रहते, तो पीटीआई को भी आज पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ती। कोई उसके लिए कोई रास्ता नहीं था उसके पास। पुराने क्लिप्स पड़े हुए मौजूद हैं जिसमें खुद एतराफ़ कर रहे थे कि 300 तक भी प्राइस जा सकती है। ये तभी की बातें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, लेकिन असम्बली से बाहर निकल गए, सड़कों पर आ गए। समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला दुरुस्त रहा? कौमी असम्बली से तो निकला, लेकिन बाहर आ, बाकी असम्बली में तो बैठे हुए हैं। देखिए, सियासी जमातें एक चीज़ों को अगर अपन इस तौर पर समझ लें कि उन्होंने महज हुकूमत हासिल करने के लिए ही हर जायज़ नाजायज़ हरबा इस्तेमाल नहीं करना, लोगों को सही सिमत में उन्होंने रहनुमाई देनी है और फिर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके इस मुल्क को संभालना है, इस मुल्क की सियासत को भी बेहतर करना है, तो फिर तो जाके हालात बेहतर हो सकते हैं। अगर ये सिर्फ यहाँ तक रहना हर सियासी जमात ने कि जी हुकूमत बस मुझे मिल जाए और बाकियों को कुछ ना मिले और बाकी जो लोग हैं वो भले इक़्तिदार के बगैर रहें, मुझे इसकी परवाह नहीं, और तभी ये मुल्क बच सकेगा। यही हमारे सियासी जमातों की लीडरशिप का जो रवैया है, ये रवैया बदलेगा तो इस मुल्क के मसाइल भी हल होना शुरू होंगे। ठीक है। खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हमें खदशा था कि हम तैनाती हो जाएगी
और उसकी बिना के ऊपर केसेस ऐसे हैं हमारे ऊपर, हमारी पूरी क़यादत को नाअहल कर दिया जाएगा और एक मैदान बिल्कुल एक साफ़ कर दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और उसी चीज़ को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा है। महंगाई का नारा नहीं था। आप समझते हैं कि असल डर अपोजिशन को यही था कि हमारे पास जो केसेस हैं उनसे मुतल्लिक फ़ैसले आ जाएंगे और हमारी पूरी क़यादत को जेलों में डाल दिया जाएगा और हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि आवाम में जा सकें और इलेक्शन लड़ सकें। यही बयानिया असल बयानिया था। महंगाई फ़कत एक सामने रखा हुआ बयानिया था। खुर्रम दस्तगीर साहब को तो पता भी नहीं है कि ये फ़ैसला कहाँ हुआ कि हुकूमत बदलनी है। अच्छा, ठीक है, अगर उनको पता होता तो बताए ना सामने आके कि कहाँ ये फ़ैसला हुआ। फ़ैसला तो किसी और जगह हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब की प्रपोज़ल है, वो लेकर नवाज शरीफ के पास गए हैं। पहले कई दिनों कई हफ्तों तक वो बेचारे सोचते रहे नवाज शरीफ कि इसके साथ चला जाए ना चला जाए। आसिफ अली जरदारी साहब ये प्रपोज़ल खुद उनकी सोच में आया, जी खुद लेकर के, या कि इसे इशारा सिग्नल मिला? आसिफ अली जरदारी साहब कोई इतने वली अल्लाह नहीं है कि उन्हें कोई इशारा हो जाए। वो भी ज़ाहिर है इस मुल्क के सियासी रहनुमा हैं, कहीं ना कहीं से इशारा आपको पता है कहाँ से होते हैं? घाट से पानी पीते होंगे ना। कोई घाट से जहाँ से पानी पिया, बताएं किस घाट से पानी पिया उन्होंने? गेट नंबर 4। मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं इस तरह की बातें करता। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सियासी जमातों को खुलकर सामने आना चाहिए और सही मानों में आम आदमी की रहनुमाई करनी चाहिए। जिस तरह हम जमहूरियत की तारीफ़ किताब के अंदर तो बहुत अच्छी करते हैं, फिर हम ये मिसाल भी देते हैं कि मगरब में बहुत अच्छी जमहूरियत है। भाई मगरब में जमहूरियत है, ये किताब के अंदर जमहूरियत की जो तारीफ़ लिखी हुई है, आपकी अमल के अंदर उससे उसका कोई तल्लुक़ वास्ता नज़र नहीं आता हमें। कहाँ लिखा हुआ है, किस सियासी जमात के किस आइन में नहीं लिखा हुआ। मिसाक जमहूरियत उठा के देख लें, वहाँ ये बिल्कुल दोनों जमातों ने तय किया था कि आइंदा हमने सिर्फ आइन और कानून के अंदर रह कर ही सियासत करनी है। लेकिन दोनों ने कहाँ की है? कहीं भी नहीं नज़र नहीं आती कि उन्होंने ये की हो। जब इक़्तिदार मिल गया तो मुस्लिम लीग एन ही इतराज़ कर रही थी कि पीपल्स पार्टी में सागर जमहूरियत पर अमल नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी कह रही थी कि ये रुकावट है। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है, उसके बाद फिर PTI की हुकूमत आती है। जिसको भी हुकूमत मिली उसने कहा अल्लाह का शुक्र है कि मैं हुकूमत में आ गया हूँ, इक़्तिदार मेरे पास है, अब मुस्लिम मुल्क का मसला हल हो जाएगा। लेकिन मसाइल वहीं के वहीं आते। सिर्फ मैं अपना आर्गू पॉइंट आपके सामने फिर रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के आइन ने सियासी जमातों को जो रोल दिया हुआ है कानून के अंदर रहकर, उनको वही रोल प्ले करना चाहिए आम आदमी की रहनुमाई के लिए। लेकिन वो फिर कैसे होगा जब तमाम मुल्क की जो छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं वो मिलकर बैठने के लिए तैयार नहीं हैं? तो फिर ऐसे में आवाम के जो मसाइल हैं तरजीहात में तो लगते नहीं है। मैं सवाल का जवाब आपसे लूँगा, मगर नाज़रीन अब वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं मुल्क के सियासी मंजरनामे के हवाले से। कॉल कल दे रखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जिस तरह से महंगाई के अगेंस्ट कारकुनान को कहा गया कि आपने मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में निकलना है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसी तरह मियांवाली, सरगोदा, मुल्क के तमाम गो के हर शहरों में जो है वो लोग कारकुनान निकले हैं। लेकिन बज़ाहिर तौर पर एक तज्ज़िया ये भी किया जा रहा है कि उस हद तक मौसर एहतजाज नहीं हो सका है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, यकीनी बात है कि दूसरी जानिब ये मौक़िफ़ भी है कि लोग बाहर निकले हैं। और इस हवाले से एक बार फिर इमरान खान साहब ने एक तारीख़ का ऐलान कर दिया। लेकिन बहरहाल इस बार भी उसी रविश को बरकरार रखा है, एक अबहम की सी सूरत हाल रहने दी है कि 10 जुलाई या इससे पहले मैं एक तारीख दे दूँगा और कारकुनान जो है उन्हें इस्लामाबाद की जानिब आना पड़ेगा। और हमारा मुतालबा यही है कि इंतखाबात, ये मौजूदा जो हुकूमत है ये घर चली जाए और निगरान हुकूमत आए और इंतखाबात की तारीख अनाउंस कर दी जाए। लेकिन हम सियासी रवैयों के हवाले से बात कर रहे हैं कि मुल्क की तमाम जो आलमी ताकतें हैं अगर वो मिलकर बैठ सकती हैं तो हम अपने मुल्क के मसाइल के लिए, इसके हल के लिए तमाम जो हमारी जो छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं वो क्यों आपस में नहीं बैठती? ऐसे कौन से मुफादात हैं या ऐसी कौन सी दुश्मनियाँ हैं, अना है, हसद है, क्या है? क्योंकि अगर बयानिया सबका यही है कि हमने आवाम को खुशहाल रखना है तो फिर इस आवाम के लिए मिलकर क्यों नहीं बैठते? मियां साहब, मेरा सवाल भी आपसे यही है
कि जब बयानिया यही है, रोटी कपड़ा मकान है, जब बयानिया यही है कि हम आवाम के ऊपर महंगाई का प्रेशर नहीं आने देते, जब बयानिया यही है कि हम प्राइवेट प्रोजेक्ट्स करते हैं और उसी से लोगों के रोज़गार में इजाफा भी होता है, तो ये तमाम चीज़ें इकट्ठी हो क्यों नहीं हो जाती और आवाम के जो मसाइल हैं ये क्यों नहीं ख़त्म होते? देखिए, अवाम तो बेचारे एक ऐसी मखलूक हैं कि इन्हें अब जहाँ चाहें इस्तेमाल कर दें, और ये हो भी जाते हैं। और ये हो रहे हैं। ये जो आपने बात की है कि जी सियासी जमातें क्यों नहीं आती कि जिसके नतीजे में अवाम की रहनुमाई करें, हमें थोड़ा सा पाकिस्तान के सियासी कल्चर को समझना होगा। सही। पाकिस्तान का सियासी कल्चर का आगाज़ हम देखना होगा कि जी 1971 का जो इलेक्शन, 70 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाती है और भुट्टो साहब पहले सदर बनते हैं, फिर उसके बाद आइन बन जाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये 3-3.5-4 साल का अरसा है और वो उन्हें ये बता दिया गया है कि आप बहुत पॉपुलर हो गए हैं चूँकि आपने मुल्क को आइन दे दी है, लिहाजा आप इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। उन्होंने भी बगैर काउंटर इंटेलिजेंस किए ये फैसला ले लिया कि जी हाँ इलेक्शन में जाते। जो ही उन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया तो 9 सियासी दीनी जमातों का इत्तेहाद, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, अगले दिन ही वजूद में आ गया। ये लोग पहले से तैयार बैठे थे। अब इनको किसने तैयार करके बैठा हुआ था, ये किसने इनको तैयार करके बैठाया हुआ था, ये आप ना मुझे पूछिए। यहाँ से बात शुरू होती है। सियासी जमातों ने इख्तियार में आने के लिए हमेशा कोई ना कोई सीढ़ी सहारा तलाश किया है और फिर उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं। और उसके बाद छिन जाता है, जब इक़्तिदार छिन जाता है तो फिर उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं और इनकलाबी बन जाते हैं। फिर इनकलाबी बन जाते हैं। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक उठी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की, उसका नारा ये था कि वो निज़ाम मुस्तफ़ा लेकर आएंगे। लेकिन आज उस तहरीक के नतीजे में हालात ये हैं कि पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के वो लोग जो उस वक्त इसमें शरीक थे, आज भी वो तौबा कर रहे हैं कि वो हमसे क्या गलती हुई है। उसके बाद आ जाता है IGI का इत्तेहाद। बिल्कुल। IGI का इत्तेहाद कैसे बना? अब ये बिल्कुल खुली किताब है। उसके अंदर जितनी जमातें शामिल थीं वो भी आज वो भी फिर सियासत में मौजूद हैं। उस वक्त बड़ी खुश थी कि जी हमें इकट्ठा करके एक इत्तेहाद में शामिल कर दिया गया है, अब इक़्तिदार हमारे हाथ में आने वाला है। लेकिन जब इक़्तिदार हाथ में नहीं आया तो उनकी वही जद्दोजहद के नाम पर वो जो उनकी एक सियासी सफ़र है वो आज तक जारी है, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम। उसके बाद आ जाता है मुत्तहिदा मजलिस अमल, ये 2002 की बात है। ये भी एक इत्तेहाद है, 6 दीनी जमातों का ये इत्तेहाद। बिल्कुल। ये भी कोई उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया था, ये किसी के मशवरे पर बना था, किसी के कहने पर बना था। जब वो आ जाता है, वो एक तरफ मुस्लिम काफ हुकूमत में आ जाती है और वो बैठ जाते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचों पे। फिर 17वीं तरमीम आ जाती है। 17वीं तरमीम क्या थी कि जी आप यूनिफॉर्म उतारें और चीज़ों को सेटल डाउन करें। करते 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 वो जब 17वीं तरमीम का भी हो गया वाक़या कि जी हाँ 31 दिसंबर 2003 तक ये हम इसको कर लेंगे सारा, इसी पार्लियामेंट के अंदर से 2 आवाज़ें उठी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। एक आवाज़ थी सैयद ज़फ़र अली शाह की, एक आवाज़ थी एतजाज़ अहसन साहब की कि ये जो आपने ये वर्दी उतारने की बात की है, ये तो एक एक्ट है, ये तो आप किसी वक्त भी 2/3 के बगैर भी तब्दील हो सकता है। ये रास्ता कौन देता है? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये रास्ता पहले दिखाता कौन है, फिर रास्ता बाहर निकलने का देता कौन है? ये सियासतदान ही है जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं और फिर ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि इससे इक़्तिदार छीनकर मेरे हाथ में आ रहा है। ये रवैया पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम लाने में सबसे बड़ी रुकावट है। सियासी जमातों का ये रवैया तब्दील होगा तब जाके वो आम आदमी की सही मानों में रहनुमाई कर सकेंगे। उसके नतीजे में ही उन्हें एक पायदार
हुकूमत भी मिल सकती है, पायदार इक़्तिदार भी मिल सकता है, जिसमें वो अपने मंशूर के अंदर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए, आइन की ताबेदारी करते हुए मुल्क को इस्तेहकाम दे सकते हैं। और आपको मुस्तकबिल में होता हुआ नज़र आ रहा है? होना ज़रूरत यही है, पाकिस्तान की सियासत की ज़रूरत यही है। इसके बगैर पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम, पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम, पाकिस्तान का समाजी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। अगर मैं ये चाहूँ कि इक़्तिदार सिर्फ मेरे ही हक़ है, ये गलत है। अगर कोई चाहे कि जी इक़्तिदार जो है वो इस तरीके से आ सकता है जिसका आइन में कोई ज़िक्र नहीं है, तो वो भी गलत है। जो तरीका आपको आइन ने दे रखा है, आप उसके मुताबिक इक़्तिदार को हासिल करें। कौन रोकता है आपको? कोई भी नहीं रोकता। अभी आपने कहा कि 10 जुलाई की बात, हमें 25 मई की बात कर लेते हैं। पुरअमन एहतजाज, इसको जब आपने लफ्ज़ बोला कि उन्होंने खूनी कहा, इस्लामाबाद में कितने दरख्त जलाए गए हैं? ये पुरअमन एहतजाज था। वो कहते हमने नहीं जलाए। और आज तक पीटीआई का यही बयानिया था कि हमने बिलियंस ट्री लगाए हैं। ये जो दरख्त जलाए हैं इस्लामाबाद में, इसकी आज तक तो मजम्मत नहीं की उन्होंने, और ना निशानदेही की अपने कारकुन की, और ना ये कहा है कि हाँ अगर इंतज़ामिया इन लोगों को गिरफ़्तार करने की कोशिश करेगी, हम आपको इसमें मदद देंगे, ढूंढ के देंगे कि ये लोग थे जिन्होंने इसको आग लगाई दरख्तों को। आज तक तो पीटीआई ने ये बात नहीं कही। कोई भी नहीं करता सर, जब इस तरह कोई भी सियासी जमात हो, मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना, मैं तो मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन सारे अपनी सियासी जमातें अपने कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं करते। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि सियासी जमातों को पहले अपने सामने किताब आइन की खोलनी चाहिए, कि देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या दायरा कार तय किया हुआ है। अगर तो ये दायरा कार तय किया हुआ कि हाँ जी कि आपने जलाना भी है, गिराना भी है, सारा कुछ करना है, तो फिर तो जो अगर आइन ने दिया है तो फिर ठीक है। अगर आइन ने नहीं दिया होगा तो फिर आप क्यों उस चीज़ को, उस रास्ते को इख्तियार करते हो? और फिर आप दावा भी करते हो कि आपको हुकूमत दी जाए। पर प्रोग्राम के आखिर में गो कि ये उसी मौजू से मुंसलिक है, रवैयों के ऊपर भी और पॉलिसीज़ के ऊपर भी। तवानाई का बुरहान एक बार फिर से है, जहाँ पर माशी तौर पर हमने देखा है कि बिजली भी अब उस तरह हमारे पास मौजूद नहीं है। ये भी अलमिया हमारा यही है कि बिजली घर तो हैं लेकिन ईंधन नहीं है, या दीगर जो लवाजमात चाहिए होते हैं बिजली बनाने के लिए, हमारे पास उन चीज़ों का फ़ुक़दान है, कमी है, पैसे इतने नहीं हैं कि हम ख़रीद सकें, और जो हमारा मुल्की ज़ख़ायर है वो भी दिन ब दिन कम होता हुआ जा रहा है। नई पॉलिसी आ गई है, पॉलिसी ये है कि दुकानें जो हैं वो एक वक्त के बाद बंद कर दी जाएंगी और उसके बाद वो नहीं ओपन होंगी। ताजुबराती रद्द-ए-अमल दिखा रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल फिर वही बात है कि हम दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। दुनिया चाँद तक पहुँच गई है, चाँद को भी तस्खीर करने की बातें हो रही हैं, वहाँ पे भी घरों को बनाने की बातें हो रही हैं, और यहाँ पर अभी तक बिजली पूरी नहीं हो रही। तो फिर अब इस चीज़ का भी ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाए? जबकि इसी हुकूमत की अगर हम बात कर लें तो ये इसीलिए आई थी, इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घर भेजा था कि हम आके रिलीफ देंगे। तो ये रिलीफ है कि ताजो बरादरी उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो नहीं सुने जा रही, कह रहे दुकानें जल्दी बंद कर दो। देखें, ये जो आपने बिजली के बुरहान की बात की है ना, मैं इससे थोड़ा इसमें तो वजाहत करना चाहता हूँ ताकि हम समझें कि इश्यूज़ क्या हैं। पाकिस्तान में बिजली पैदा की जाती थी पानी से। ये जो जब से हमने इंडस्ट्री किया है, जो 3 दरिया हमने इंडिया को साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके नतीजे में पाकिस्तान के दरियाओं में पानी की कमी हुई है। ठीक, इस कमी ने पाकिस्तान में पानी से बिजली पैदा करने के मौक़ों को थोड़ा महदूद किया। उसके बाद हम चले गए हैं कि फ्यूल पे बिजली पैदा की जाए। फ्यूल पे बिजली पैदा करने का मकसद ये था कि हम फ्यूल बाहर से मंगवाएंगे। जो ही हम बाहर से मंगवाएंगे और फिर ज़ाहिर है जिस कीमत में मिलेगा उस कीमत में हम बिजली अपने सार्फिन को देंगे। ये भी हमने, ये IPBs का हमने दौर देख लिया। अब आप थोड़ा सा वापस चले जाते हैं। ये मुतबादल ज़राए हैं किसी भी मुल्क में तवानाई के लिए। सही, 92 आ जाता है, 89 के बाद जब रशिया टूटा है तो 92 आ जाता है, तो वहाँ रियासतें जो हैं वो आज़ाद होती हैं। हमने क्या किया, हमने कुछ सोचा कि अच्छा ये जो रियासतें आज़ाद हुई हैं वहाँ से हम गैस लेंगे जी, हम वहाँ से ऑयल भी लेंगे और हम इससे तवानाई के ज़राए से पाकिस्तान को चलाएंगे। अच्छा, आज तक ये 92 में हमने पॉलिसी बनाई या एक फ़ैसला लिया या सोचा, आज तक इस पर हम अमल दरामद नहीं कर सके। लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड लेटर ज़रूर रखे हुए हैं। अच्छा, हाँ, वो स्टैंडर्ड लेटर्स क्या हैं? अगर हम तुर्कमानिस्तान जाएंगे
तो हम वो एक लेटर लाजमी लेकर जाएंगे कि हम आपसे गैस लेना चाह रहे हैं। अगर हम ईरान पे जाएंगे तो हम वो लेटर साथ लेकर जाएंगे कि हम आपसे गैस लेना चाह रहे हैं। ये तापी है, ये कासा जो मंसूबा है, ईरान पाक गैस है, ये देखें, इसका फॉलोअप ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप पहले फ़ैसला करें, चाहे फ़ैसला करते वक्त 10 साल लगा दें, 10 साल बहस करें पार्लियामेंट के अंदर कि हमें चाहिए क्या अगले 100 सालों के लिए। उस जब फैसला आप कर लें तो उस पर अमल दरामद करें, फिर इसको एक खेल का हिस्सा ना बनाएं कि जस्ट एक दौरे पे गए हैं तो एक फ़ैशन के लिए हमने शामिल कर लिया कि जी हमें आपसे गैस चाहिए, हमें आपसे ऑयल चाहिए, हमें आपसे तेल चाहिए। इस तरह नहीं, फिर वापस आके हम भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था और क्या करना, वापस आके फिर वही हमारी पानी डगर हो जाती। एक बात। दूसरी बात ये थी, पाकिस्तान अभी तक जितना ऑयल ले रहा है, हम दुनिया की सियासत की वजह से, जब कोल्ड वार थी तो हम एक ब्लॉक के साथ खड़े थे, हम दूसरे ब्लॉक के साथ नहीं खड़े थे। मैं अमेरिकन ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, हम रशियन ब्लॉक में नहीं थे। जब हम रशियन ब्लॉक में नहीं थे, लिहाजा हम रशिया के साथ उस तरह की ट्रेड भी नहीं कर रहे थे। हम ट्रेड ही उन लोगों से कर रहे थे जो अमेरिकन ब्लॉक में थे या मुस्लिम ब्लॉक में थे। अब जाके हम जब चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं दुनिया भर में, लोग कहते हैं कि आप अपनी ज़रूरत देखो और जहाँ से ज़रूरत पूरी होती है वहाँ से जाओ। लेकिन जब आप किसी एक जगह पर खड़े रहोगे कि अच्छा अगर मैं किसी दूसरे मुल्क के साथ चला गया तो बड़ा मुल्क मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मैं उस बड़े मुल्क को क्यों नाराज़ करूँ, मेरे उसके साथ 40 साल के ताल्लुकात हैं। आपने करना क्या है, आपने अपने मुल्क के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर बहुत तफसील से चीज़ों को सोचना है, चीज़ों पे गौर करना है। अभी क्या हो रहा है, मैं चूँकि आपने शॉर्ट टाइम की बात की है, अभी टीटीपी के साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है जी, एक जिरगा गया हुआ है। बिल्कुल। उस जिरगे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन भी हमारे सामने आ गया है। वो कहती है कि पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। पार्लियामेंट में वाकई बात होनी चाहिए कि आपने अपनी पॉलिसी को अगर शिफ्ट करना है, पॉलिसी को चेंज करना है, पॉलिसी में कुछ चीज़ निकालनी है, कुछ चीज़ नई शामिल करनी है, तो फिर पाकिस्तान का जो निज़ाम है, पार्लियामानी निज़ाम, उसने पार्लियामेंट को एक कुव्वत दी हुई है, आइन ने उसको कुव्वत दी हुई है कि कानून साजी आपने करनी है, पॉलिसी मेकिंग आपका फोरम है, आपने अपनी पॉलिसी देनी कि मुल्क किस तरह चलना है पार्लियामेंट निज़ाम के अंदर रहते हुए। लेकिन बहुत बेशुमार ऐसे फैसले हैं, बेशुमार ऐसे इक़दाम हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट को पता भी नहीं होती। तो ये किसकी कमज़ोरी है? ये पार्लियामेंट की अपनी कमज़ोरी है कि उसने अपनी चीज़ों को लिया नहीं है, अपने इख्तियार खामखा लोगों के हवाले किया हुआ है। पार्लियामेंट अपने आप को बाख्तियार बनाए, आइन के मुताबिक कुव्वत हासिल करे, कानून के मुताबिक फ़ैसले करे और फिर अपनी उन फैसलों पर खड़ी हो जाए। दुनिया की पार्लियामेंट इस तरह करती है, वो उनके यहाँ हर चीज़ समूथ है, जो उनका निज़ाम है, जैसा उनका निज़ाम है। लेकिन फिर सर, जिस तरह आपने बात की है कि ठीक है, तवानाई के बुरहान के हवाले से आपने काफ़ी जो हिस्टोरिकल जो बातें हैं, जो हक़ाइक़ पर मबनी भी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान अगर ऐसे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाता भी है, तो ये आप भी जानते हैं कि प्रेशर उठता है। अभी देख लें, बिलाल भुट्टो साहब ने ईरान का दौरा किया, एक ख़बर तो सामने आई कि गवादर में जो है वो जो चीज़ें हैं बिजली वो फराहम करेगा ईरान, गो कि ज़ाहिर बात है तिजारत का ही वो हिस्सा है। लेकिन ऐसी चीज़ों को फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी जगह भी नहीं दी जाती कि ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करना ऐसे मामलात को। फिर कहीं ना कहीं हमें फेटअप के अंदर घुसा दिया जाता है, ग्रे लिस्ट की तलवार हमारे पर लटका दी जाती है, ब्लैक लिस्ट करने की बातें की जाती है, हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म लॉबिंग की जाती है। तो फिर ये भी तो हक़ाइक़ हैं जिनके हवाले से हमें डील करना है। लेकिन डील करते करते फिर हमारी जो मईशत है वो इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये इतनी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हम इन चीज़ों से निकलते निकलते अपने मुल्क की जो मईशत है वो हम ऐसी जगह पर, ऐसी नहज पर ले जाएं जहाँ पर वापसी का रास्ता ना हो। रज़ा भाई, दुनिया में एक माफिया काम कर रहा है। मेरी इस बात को तो गौर से सुनिएगा जी, जिसकी ये कोशिश है कि दुनिया के सामने सच ना आ सके। अच्छा, वो माफिया हुकूमतों में शामिल है, वो माफिया मीडिया में शामिल है, वो माफिया वहाँ भी शामिल है, वहाँ बैठा हुआ है जहाँ पॉलिसी मेकिंग के फैसले होते हैं। वो कहते हैं कि सच जो है वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। सच के पर्दा
बिल्कुल अगर हमने खोलना नहीं है और एक ऐसे अंधेरे में फैसले करने हैं, उन्हीं फैसलों को हमने इम्प्लीमेंट करना है। उसी का नतीजा ये है जो आपने अभी बात की है ना कि जी मीडिया में उस तरह की चीज़ों को स्पेस नहीं मिल रही। मीडिया में क्या स्पेस मिल रही है? आज पाकिस्तान के अखबारात में ख़बर की बजाय बयान 3-3, 4-4 कॉलम छप रहा है। वही बयान कल भी 3 कॉलम छपेगा, वही बयान 2 दिन पहले 3 कॉलम छपा होगा। बात वही है। खबर को ना खबर किसी अखबार में नज़र आती है पाकिस्तान में, ना किसी टीवी चैनल पर नज़र आती है, और हेडलाइन सुन लें, बयानात से बात शुरू होती है और बयानात पे जाकर ख़त्म हो जाती है। जहाँ इस तरह के माहौल हो और आपातापी वाला कोई माहौल होता है कि बस हमने बुलेटिन मुकम्मल करना है, टॉक शो का टाइम मुकम्मल करना है, और उसमें गुफ्तगू है, उसमें गुफ्तगू नहीं है, क्या उसमें चीज़ चलनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं चलनी चाहिए, तो ये सिर्फ दौड़ इतनी है कि वो जो 45 मिनट का टाइम है वो पूरा होना चाहिए बस। तो इस वजह से ना कोई प्लानिंग होती है, ना उसकी कोई सोच, ना कोई फिक्र होती है। ये अखबार जब तैयार होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक चीज़ कल जब दुनिया के सामने पेश करने जा रहे हैं तो एक दुनिया उनके सामने एक नहीं खुलेगी, लेकिन डेट आप छुपा दें, अखबार उठा लें, हर रोज़ का अखबार जो है, पुराना अखबार भी आज का अखबार आज का अखबार लग गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज़किया मियां मुनीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।